देखो चैप्टर 4 वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। चैप्टर बहुत बड़ा है, 19 पेज का नोट्स है मेरा, बट हम जानबूझ के नोट्स को थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि इसमें कई एक बात ऐसा है जो आप लोगों के जानने लायक है कि जब हम ऑडिट में जाते हैं तो हम वाउचिंग कैसे करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और यूनिट्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सब का बात होता है। वाउचिंग क्या है, पहले हम लोग अभी वाउचिंग पढ़ रहे हैं। वाउचिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है। तुम एक मशीन खरीदे हो तो ऑब्वियसली मशीन का कोई बिल इनवॉइस होगा, तुम अगर स्टॉक खरीदे हो तो उसका बिल इनवॉइस होगा, परचेज ऑर्डर होगा, चालान होगा, मतलब एक पर्टिकुलर डील का या ट्रांजैक्शन का कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। वाउचिंग का मतलब होता है उन एविडेंस को चेक करना, मतलब वो इनवॉइस, चालान, बिल, वाउचर, इनको चेक करके अकाउंट्स में चेक करना है कि उनका एंट्री ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, वैल्यू ज्यादा नहीं लिख दिया, वैल्यू कम तो नहीं लिख दिया है, ये सब चीजें, कोई बिल छूट तो नहीं गया है, फ्रॉड बिल तो नहीं है, ज्यादा एंट्री तो नहीं कर दिया है नकली बिल का, एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाने के लिए हजारों वाउचर बना दिया। तो ये वाउचिंग का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जामिन करना। अगर हम एक सिंगल लाइन में बोले वाउचिंग मींस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एग्जामिनेशन करना। तो देखो हम क्या लिखा, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। असल में यही तो काम है हम लोगों का एज ऑडिटर, वाउच करना, मतलब डॉक्यूमेंट को अकाउंट से मैच करवाना। द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज। हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जामिन करें ताकि ये चेक कर सके कि तुम्हारा जो अकाउंटिंग एंट्रीज किया हुआ है एक्यूरेट है कि नहीं। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ऑर्डर टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द अकाउंटिंग बुक इज कॉल्ड वाउचिंग। तुम्हारे अकाउंटिंग बुक में एंट्रीज कितना एक्यूरेट है हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मिला के देख रहे हैं। वाउचिंग इज अ टेक्निकल टर्म which refers to the inspection by the auditor of documentary evidence supporting the substance of a transaction। तुम्हारा ट्रांजेक्शन कितना सब्सटेंस है, कितना उसका सब्सटेनिंग है, वो उसको इंस्पेक्ट करना, यही है वाउचिंग का मतलब। बाकी हम लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा है वो ज्ञान है। देखो वाउचिंग में हम क्या क्या एविडेंस देखता है, इनवॉइस देखता है, फोर्थ लाइन देखो, इनवॉइस देखता है, स्टेटमेंट्स देखता है, रिसिप्ट्स देखता है, कॉरेस्पॉन्डेंस देखता है, मिनट्स देखता है, कॉन्ट्रैक्ट्स देखता है, ये सब चीज चेक करके हम लोग वाउचिंग करते हैं। और वाउचर किसको बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वाउचर बोलते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चेक करने को वाउचिंग बोलते हैं और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वाउचर बोलते हैं, जो ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वाउचिंग करने का, हम क्या हासिल करना चाहते हैं वाउचिंग करके, टू डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड, टू नो द ट्रूथ ऑफ अकाउंट्स, टू फाइंड द अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, टू नो दैट ऑल द ट्रांजेक्शन आर ऑथराइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू नो दैट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। कोई पर्सनल एंट्री तो नहीं करके बैठ गया है ना। जैसे हम आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, हम जब चार्टेड हम जिस कंपनी में जॉब करता था, वहां का बॉस डायरेक्टर क्या किया था, पियानो खरीदा था, पियानो, और उसको बोला था बिजनेस अकाउंट्स में एक्सपेंसेस में दिखा दो, क्योंकि पियानो 2.5 लाख का था, 2.5 लाख का पियानो खरीदा, बोला बिजनेस में एज एन एक्सपेंस दिखा दो। तो यानी वो अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर दिखा रहे। और क्या बोला कि अगर बाद में कभी इसके ऊपर बात आएगा तो बोलना कि ऑफिस में स्टाफ के एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सब चीजें करते हैं लोग करने को, बट इनको रोकने के लिए वाउचिंग होता है। तो जब ऑडिटर आया तो वो बोला ये क्या एंट्री है, तो हम बोले बॉस डायरेक्टर से पूछो वही करवाएं। तो वो डायरेक्टर को जाके समझाया सर ये नहीं ले सकते आप ऐसे एक्सपेंडिचर के रूप में। हालांकि अल्टीमेटली वो लोग भी सेटल करके अंदर अंदर छुपा के उसको दे दिया एंट्री को परमिशन, और ऑडिटिंग में उसको लिखा नहीं कहीं पे, बट ये एक्चुअली में नहीं कर सकते थे। तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो बिजनेस का नहीं है उसको आप अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड कर लिए। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वाउचिंग का कि हम फ्रॉड और एरर को पकड़ें, अकाउंटिंग सच है कि नहीं वो देखें, कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, कोई छूट तो नहीं गया ना, वो भी पकड़ में आ जाता है, सारे ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड है कि नहीं, और सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड है कि नहीं। अब वाउचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज्ञान है। Vouching is the backbone of auditing. Vouching is the essence of auditing. Vouching is important to see whether evidence are correct or not. तो ये इंपॉर्टेंस का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे ही ज्ञान है। अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ वाउचिंग। हम वाउचिंग करेंगे कैसे, स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे वाउचिंग करने का। तो पहला स्टेप क्या बोला, अरेंज वाउचर्स। पहले सारे वाउचर्स अरेंज है कि नहीं वो देखना। दूसरा काम देखना डेट्स,
ठीक से लिखा गया है कि नहीं। तीसरा बात, वर्ड्स और फिगर्स को कंपेयर करना। वाउचर में क्या ऑप्शन होता है ना, जैसे 1 1 2 3 4 11,234 और फिर 11,224 वर्ड्स में भी लिखा है, फिगर्स में भी, तो दोनों मैच हो रहा है कि नहीं। चेकिंग ऑफ अथॉरिटी, कौन वाउचर को साइन करके पास किया, वो आदमी ऑथराइज्ड है कि नहीं। कटिंग और चेंजेस, वाउचर में कोई काटापीटी है तो नहीं। ट्रांजैक्शन मस्ट रिलेटेड टू बिजनेस। केसेस ऑफ पर्सनल वाउचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर जो होता है, मान लो मेरा ऑफिस का स्टाफ ऑफिस के काम से गया, ऑफिस का स्टाफ ऑफिस के काम से गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, वो आता है बोलता है वाउचर बना दो, क्योंकि वो तो ऑफिस से ही लेगा उसका पैसा, ऑफिस के काम से अगर वो 10 जगह घूम के आ रहा है तो वो वाउचर बना के दिया। तो देखना कि ये सब होता है पर्सनल नेचर वाउचर, तो इनका एंट्री ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग हेड, वाउचर सही हेड में एंट्री हुआ है कि नहीं। रेंट का एंट्री रेंट में गया है तो, और सैलरी का एंट्री सैलरी में गया है तो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एंट्री ट्रैवलिंग एक्सपेंस में गया है तो। रेवेन्यू स्टैंप, कई बार वाउचर पे वो जो तुम लोग देखते हो डाक टिकट जैसा एक रेवेन्यू स्टैंप होता है, वो लगा हुआ है कि नहीं। वो हर जगह नहीं होता इसलिए उतना उसका नहीं बोल सकते। केस ऑफ कैंसल्ड वाउचर, कोई वाउचर बन के कैंसिल हुआ है क्या, उनको भी कंपनी को ट्रैक में रखना पड़ता है, ऑडिटर उसको भी देखता है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट किया हुआ है क्या बात वाउचर में, वाउचर में कोई स्पेशल बात लिखा हुआ है क्या। पेमेंट कैसे हुआ वाउचर का, कंपनी का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। और मिसिंग वाउचर्स, एक लिस्ट बनाते हैं कि जो जो एंट्री तो हमको कंप्यूटर में दिखा, एंट्री तो हमको टैली में दिखा, लेकिन वाउचर नहीं है, तो वाउचर मिसिंग है, तो ये भी चेक करते हैं। तो वाउचिंग करने का ये तरीका होता है। तो हम लोग पढ़े वाउचिंग क्या है, वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या, इंपॉर्टेंस फालतू आंसर है, कुछ है नहीं उसमें काम का बात, और वाउचिंग का प्रिंसिपल्स क्या है। अब आता है वाउचिंग, एक एक आइटम को हम थोड़ा थोड़ा पकड़ के डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर अब ऐसे ही चलेगा, पहले बताएंगे कुछ एक आइटम का वाउचिंग कैसे होता है, फिर बताएंगे कुछ एक आइटम का वैल्यूएशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन कैसे होता है, हम लोग क्या देखते हैं उनको चेक करते वक्त। तो देखो पहले बोला वाउचिंग रिसिप्ट आइटम और पेमेंट आइटम, दो का ही वाउचिंग का बात हो रहा है। रिसिप्ट आइटम में जैसे पहला एग्जांपल पकड़े कैश सेल्स, अगर कैश में माल बिका है उसमें बहुत चांस है फ्रॉड होने का, पैसा का घोल पतोल होने का बहुत स्कोप है उसमें, तो उनको ठीक से चेक करो। तो देखो लोगों, देयर आर ग्रेटर चांस ऑफ फ्रॉड अंडर द हेड एंड सो मच केयर शुड बी टेकन। कैश सेल में फ्रॉड होने का बहुत स्कोप है, तो उतना ही ध्यान देना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सेल्समैन सेल गुड्स एंड डू नॉट मेक एंट्रीज इन द कैश बुक एंड मिस अप्रोप्रिएट द मनी। बहुत चांस है कि सेल्समैन गुड्स बेचा और कैश बुक में एंट्री नहीं करवाया। In order to avoid this type of fraud, it is suggested that following system should be adopted. तो देखो हम लोग वाउचिंग में जब कैश सेल का वाउचिंग करेंगे तो क्या क्या देखेंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या देखेंगे, हम हर एक के नीचे लिखा है वाउचर टू वाउच, मतलब किस टाइप का डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें। तो देखो सेल्समैन शुड नॉट बी अलाउड टू रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर एंड अ पर्सन अदर देन द सेल्समैन शुड बी आस्क्ड टू डिलीवर द गुड्स। देखो 3 ब्रेकअप में तोड़ दिया। दुकानों में जाते हो सेल्समैन होता है, सेल्समैन क्या कहता है, आपको माल दिखा के आपको माल बेचता है, फिर बोलता है कैश काउंटर पे जाके पेमेंट करना। सेल्समैन को अलाउ नहीं किया। बिग बाजार सोचो एक एग्जांपल में, आप बिग बाजार जाते हो, काउंटर से सामान उठाते हो, आपको बोला जाता है कैश डिपार्टमेंट में जाके कैश काउंटर पे जाके पेमेंट कीजिए, यानी बेचा कोई और कैश कोई और लिया। और अगर ये होम डिलीवरी है इसमें, तो डिलीवरी कोई तीसरा आदमी करवाएगा ताकि क्रॉस चेक हो जाए। कोई भी सेल्समैन माल बेच के, मान लो क्या पता चलता है 2 मोजा का जोड़ी बेचा और पैसा जेब में डाल लिया, इतना बड़ा बिग बाजार में। आपको एक ट्राउजर बेचा, पैसा जेब में डाल दिया, इतना बड़ा बिग बाजार में कौन देख पाएगा उसको। इसीलिए ये सब काम को ब्रेकअप कर दिया जाता है कि माल सेल्समैन बेच रहे हैं, कैश कलेक्शन कोई और कर रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है। तो हमेशा ये देखो कि ये हुआ है कि नहीं हुआ। ही शुड बी डायरेक्टेड टू प्रिपेयर 4 कॉपीज ऑफ द मेमो ऑफ गुड्स सोल्ड। 3 copies are handed to customer and he can keep 1 copy with him. जनरली 4 कॉपियां बनती है सेल की। आप देखते हो जब आप पेमेंट करते हो तो टप्पा लगा के 2-3 कागज अपने पास रखता है, एक आपको पकड़ाता है। जनरली तो कस्टमर को एक ही देता है, 3 अपने पास रखता है, बट नियम उल्टा है, कस्टमर को 3 हैंड ओवर करो, 1 अपने पास रखो। बट ठीक है, वो डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट मतलब आपको बोलना ये चाहता है कि वेराइटी ऑफ कॉपीज बनी कि नहीं बनी हर एक की। क्योंकि एक अकाउंट डिपार्टमेंट में चला जाता है, एक स्टॉक डिपार्टमेंट में चला जाता है, ऐसे करके सेग्रीगेट हो जाता है। 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ, तो हम लोग पढ़े क्या कि 4 कॉपियां बनाने बोलो, अलग अलग जगह पैसा रिसीव करवाओ,
द कस्टमर गोज टू द काउंटर विथ 3 कॉपीज, द कैशियर रिसीव द पेमेंट एंड रिटेन 1 कॉपी विथ हिम। ये जनरली मतलब बिग बाजार टाइप का जगह का बात नहीं हो रही, कहीं पे नॉर्मली जहाँ पे सेल्समैन ही वाउचर बना के देता है अगर, तो वहां पे क्या हुआ, 3 कॉपी कस्टमर लेके गया काउंटर पे, कैशियर रिसीव द पेमेंट एंड रिटेन 1 कॉपी। तो देखो 1 कॉपी रह गया सेल्समैन के पास, 3 कॉपी वो कस्टमर को दिया, वो 3 कॉपी कस्टमर लेके गया कैशियर डिपार्टमेंट में, वहां पे कैशियर पेमेंट करके पैसा रिसीव करके 1 कॉपी अपने पास रख लिया, और अदर 2 कॉपी ऑफ द कैश मेमो रिटर्न टू द कस्टमर विद कैश रिसीव्ड और कैश पेड एज सील्ड। 2 कॉपी कस्टमर को दे देता है। अब उनमें से 1 कॉपी आप गेट कीपर को दोगे और 1 कॉपी अपनी जेब में रह के माल निकल जाओगे। तो 1 कॉपी रह गया सेल्समैन के पास, 1 कॉपी चला गया कैश काउंटर पे, 1 कॉपी रह जाएगा गेट कीपर के पास, और 1 कॉपी कस्टमर लेके चला गया, ताकि बाद में कभी क्रॉस चेक करना पड़े तो आप तीनों को रिकंसाइल करो, अगर डिफरेंसेस आते हैं मतलब कहीं घपला है। तो ये सब तरीका फॉलो करने बोला जाता है। तो चौथा पॉइंट में ये लिखा था, गेट कीपर कलेक्ट द रिमेनिंग 4th कॉपी विथ हिम हु हैंड ओवर द गुड टू द कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे। 5वां और क्या बात बोला, एट द एंड ऑफ द डे सेल्समैन, कैशियर एंड गेट कीपर प्रिपेयर समरीज एंड सेंड देम टू द जनरल मैनेजर। तीनों अपना अपना समरी बना के जनरल मैनेजर को भेज देंगे। अब जनरल मैनेजर उनको क्रॉस चेक करेगा। तो ये तरीका कैश सेल में होना चाहिए। ये देखो, ये छोटा मोटा दुकान का बात नहीं हो रहा है, ये बड़ा बड़ा जगह ये सब तरीका फॉलो होता है। अब आप बिग बाजार में बोलोगे सर ये तो नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। बिग बाजार में सेल्समैन आपको माल दिखा दिया, आप ले लिए, आप कैश काउंटर पे जाके पेमेंट किया, आपको 1 कॉपी मिल गया, आपको 2 कॉपी मिलता है। ठीक से गौर करना, कई बार पहले होता था, आजकल वो हट गया, पहले होता था आपको 2 कॉपी मिलता था। 1 गेट कीपर अपने पास रख लेता था, 1 आपको पकड़ा के माल को सील करके आपको दे देता था। तो कई जगह ये भी फॉलो होता है। अब बोला कैश सेल के टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देखोगे। जब आप ऑडिट करोगे कैश सेल का, तो आप डुप्लीकेट कैश मेमो देखोगे, सेल्समैन का समरी देखोगे, कैशियर का समरी देखोगे। आप वो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ कैश मेमो, सेल्समैन जो समरी बनाया और कैशियर जो समरी बनाया, वो तीनों को लेके बैठोगे और टैली करवाओगे कि तीनों में हर एक में एंट्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये था, अगर आप कैश सेल का ऑडिट कर रहे हो रिसिप्ट आइटम में, तो आप कैसे देखोगे, वाउचिंग कैसे करोगे। अब आ जाता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। मान लो उधार में माल बेचे हैं और डेटर से पैसा मिला है, तो हम क्या देखेंगे। तो देखो क्या लिखा, व्हेन कैश इज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर अ कैश मेमो इज इशूड। पक्का ऑब्वियस बात है, अगर बाद में आके उधार में माल बेचे और बाद में आके वो पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसको कोई प्रूफ दोगे ना कि पेमेंट हो गया आपका, तो एक कैश मेमो दोगे आप। द रिसीविंग क्लर्क रिटेन द काउंटर फॉर और कार्बन कॉपी ऑफ सच कैश मेमो। जब पेमेंट करोगे तो कार्बन कॉपी से करोगे या जिरोक्स से, डबल प्रिंट निकालोगे, एक डुप्लीकेट कॉपी एक ओरिजिनल। ओरिजिनल कस्टमर को दे दोगे, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखोगे। जब ऑडिटर आएगा वो डुप्लीकेट कॉपी से वो आपका मैचअप करवाएगा। तो यहाँ क्या लिखा, द काउंटर फाइल इज द ओनली प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल फॉर वाउचिंग, सो द कैश रिसीव फ्रॉम डेटा कैन बी वाउच्ड विद रेफरेंस टू द काउंटर फाइल ऑफ द रिसिप्ट इशूड टू देम। मतलब वही कार्बन कॉपी या जिरोक्स कॉपी जो है, उसी से आप क्रॉस चेक कर सकते हो ऑडिट करते वक्त। देखो आपको लिखा कि हाउएवर दिस इज नॉट रिलायबल वाउचर। खाली आप अकेले उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फ्रॉडली बना भी सकते हैं। आपको क्या पता कस्टमर को दिया कि नहीं दिया, आप तो ये देख रहे हैं डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो आपको और क्या करना चाहिए। यस, और यहाँ पे बोला है कि फ्रॉड क्या हो सकता है। तो एंटरिंग लॉस अमाउंट इन द काउंटर फाइल, कई बार काउंटर फाइल में लॉस अमाउंट से एंट्री करेगा, 100 का माल 90 में बेचे। रिकॉर्डिंग लेस अमाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, कई बार कैश बुक में लेस अमाउंट लिख देता है। इश्यूइंग रिसीव्ड फ्रॉम अनयूज्ड बुक्स एज नॉट केप्ट इन सेफ कस्टडी। अच्छा, वाउचर का बुक्स होता है पूरा मोटा मोटा, उनमें से बिल फाड़ के दिया, तो एक कॉपी साइड में रख दिया, उसमें से फाड़ के दे रहा, आपको क्या पता। डिले इन रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, कैश आते तुरंत एंट्री नहीं करे तो आप कैसे पकड़ पाओगे कि कैश आया था कि नहीं आया था। तो ये सब कुछ एक बदमाशी होता है, तो जिन पे आपको नजर रखना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ उस कैश वाउचर पे डिपेंडेंट मत हो, अदर मेजर्स भी लो चीजों को चेक करने का। तो क्या क्या वाउचर देखोगे आप, काउंटर फाइल देखोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट देखोगे, आप ये सब चीज चेक करोगे डेटा का वेरिफिकेशन करते वक्त। थर्ड पॉइंट आ गया इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट का कमाई कर रहे हो आप, तो आपका कंपनी में हम ऑडिट करने आए, आप इंटरेस्ट से कमाते हो, तो हम आपका इंटरेस्ट का वाउचिंग कैसे करेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सिक्योरिटीज कैन बी वाउच्ड फ्रॉम द कवरिंग लेटर रिसीव्ड अलोंग विद द चेक और डीडी। आप जब लोन दियो किसी को, तो आप इंटरेस्ट तो लोन देने पे कमा रहे हो ना, या आप एफडी किए हो तो वहां से इंटरेस्ट कमा रहे हो, तो उसका पक्का कोई एग्रीमेंट बना होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा,
तो उसका पेपर चेक करोगे, और जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसका चेक या डीडी या अगर अकाउंट में डायरेक्ट आ रहा है तो ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट से उसको वेरीफाई करोगे. If the interest received on a loan guaranteed to a party, it can be checked from the agreement. तो आप एग्रीमेंट देखोगे, वहां भी बोला आपको the auditor should ensure that all interest received and accrued have been accounted. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आप ये तो वेरीफाई कर लिया कितना इंटरेस्ट मिला, आप ये भी चेक करो अकाउंट्स में कि कितना एक्रूड इंटरेस्ट रह गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रह गया. ये भी क्रॉस वेरीफाई कर लो कि उसका प्रॉपर्ली बैलेंस शीट में एसेट साइड में एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है. ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो चेक करना चाहिए, क्योंकि जो मिला है वो तो सामने सामने दिखता है, लेकिन जो मिलना बाकी है वो कई बार मिस अप्रोप्रिएट हो जाता है. इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, पासबुक देख लो, एग्रीमेंट का कॉपी देख लो. अगला आइटम बोला इनकम फ्रॉम डिविडेंड. अगर कोई कंपनी डिविडेंड कमा रहा है तो उसका एंट्री आप क्या देखोगे, उसके लिए आपको डिविडेंड वारंट को वाउच करना पड़ेगा. डिविडेंड वारंट मिलता है, आजकल ऑनलाइन कॉपी आने लग गया, कंपनी उसका प्रिंट आउट निकाल के रखता है. पहले फिजिकल कॉपी आता था, आजकल ऑनलाइन कॉपी आने लग गया. तो डिविडेंड अगर डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आया है तो आपके घर में एक डिविडेंड वारंट आया होगा, ऑनलाइन आ गया होगा, उसका कंपनी को बोला जाता है प्रिंट आउट निकाल के रखिए. आप उस वारंट को बैंक अकाउंट से क्रॉस कंफर्म करो कि डिविडेंड आया कि नहीं आया अकाउंट में. सिर्फ वारंट तो मिल गया, डिविडेंड नहीं मिला, तो क्रॉस चेक कर लो, पासबुक चेक कर लो. तो डिविडेंड वारंट चेक कर सकते हो, पासबुक चेक कर सकते हो. इसके लिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचो और वहां से कोई कमाई हुआ है आपको, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी वाउच विथ ब्रोकर सोल्ड नोट. आपका जो ब्रोकर अगर बिकवा रहा है तो उसका कोई नोट होगा आपके पास कितना में बिकवाया, या अगर आप डायरेक्ट बेच रहे हो तो कोई एग्रीमेंट होगा, उन एग्रीमेंट का कॉपी चेक करो और उसको बैंक अकाउंट से क्रॉस चेक करो. एसेट बेच रहे हो तो बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए, तो बैंक अकाउंट से उस नोट को क्रॉस चेक करो. वाउचर टू बी वाउच्ड, यहाँ पे बैंक एडवाइस देखोगे, ब्रोकर का नोट देखोगे. यहाँ पे एक बात बोले, ये इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है पता है, शेयर्स इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ब्रोकर तभी इन्वॉल्व होता है, शेयर ब्रोकर. तो अगर आप शेयर खरीदे थे और आप बेच रहे हो और आपको उस पर इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो तो आपको पैसा मिला है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए घर पे, शेयर ब्रोकर का नोट आता है, ब्रोकर इसको क्रेडिट नोट बोलते हैं. तो वो नोट आया होगा, आप उससे क्रॉस चेक कर लो बैंक अकाउंट को कि पैसा आ गया कि नहीं आ गया. नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो यहाँ भी भाई अगर आप बेच रहे हो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, बोर्ड का मिनट्स चेक कर सकते हो, वेरी गुड. एसेट बेचना ऐसे अलाउड नहीं है, पक्का बोर्ड का मिनट्स हुआ होगा, तो डायरेक्टर क्या बोला है. अगर ऑक्शन के थ्रू बिका तो ऑक्शनर का कुछ डिटेल होगा, तो वो सब चीज आप चेक करो. तो हम लोग ये पढ़े कि जब हम पैसा कहीं से अर्न कर रहे हैं, भले वो कैश में माल बेच के हो, भले वो उधार में बेचे थे और बाद में डेटर से रिसीव हो रहा है, भले वो इंटरेस्ट इनकम हो, भले वो डिविडेंड इनकम हो, भले वो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा हो, भले वो एसेट बेच के पैसा हो, आपको कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स का नाम है जो दिमाग में रखना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि उन डॉक्यूमेंट से हम बैंक स्टेटमेंट को या कैश वाउचर को क्रॉस चेक करेंगे कि वो वाउच, यही होता है वाउचिंग. अब पेमेंट आइटम का बात करें तो वेजेस एंड सैलरीज का जैसे बात कर लेते हैं. तो वेदर एनी फिक्टिशियस नेम और डमी वर्कर है क्या. बहुत ऑर्गेनाइजेशन ये बदमाशी करता है, 100, 150, 200 लेबर होते हैं, 70, 80, 90 स्टाफ होते हैं, तो 2-4 स्टाफ का नाम झूठा ही दिखा देता है खर्चा में. 2000 रुपया इसको सैलरी दिया, 2000 रुपया उसको वेजेस दिया, 500 रुपया इसको दिया क्लीनर को, सब झूठा एक्सपेंस, झूठा वाउचर. तो कई बार आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जिस स्टाफ का नाम दिखा रहे हैं उसको बुलाइए. तो आप क्रॉस चेक सारा नहीं कर सकते. आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में 2-2, 3-3 हज़ार स्टाफ होते हैं, आप सबको क्रॉस चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप सैंपल बेसिस पे कुछ को क्रॉस चेक करके देख लो ताकि आप श्योर हो जाओ कि डमी स्टाफ तो नहीं दिखा के रखा नहीं लो, ताकि जानबूझ के ज़्यादा वेजेस पेमेंट या ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखाया जा सके. अच्छा, सबसे बढ़िया बात, सेकेंड नंबर पॉइंट देखो, एरर एंड फ्रॉड कमिटेड इन टाइम ऑफ वर्क एंड पीस वर्क रिकॉर्ड. कई बार होता है ना आवरली बेसिस वेजेस मिलता है, कई बार पीस बेसिस वेजेस मिलता है. तो दिखाया वर्कर बनाया 200 पीस, 200 × 4 करके 800 रुपया उसको सैलरी दिए, जबकि वो बनाया था 150 पीस ही. तो इन लोगों का एक रजिस्टर होता है कि डेली वो वर्कर कितना बनाया पीस, फैक्ट्री में वो रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर मंगा के क्रॉस वेरीफाई करो. हाँ, हो सकता है कि वो लोग सेम ही देख के एंट्री मारा हो ताकि आप घपला पकड़ ना सको, बट फिर भी पकड़े जाने का स्कोप होता है उसमें.
क्लरिकल एरर तो ये तो नॉर्मल बात है, इतना सारे स्टाफ का सैलरी वगैरह का डिटेल जब होता है तो कई बार टोटलिंग एरर हो जाता है, मतलब अमाउंट का पोस्टिंग गलत हो जाता है, 200 की जगह 220 लिख दिए, वो सब एरर्स भी आप पकड़ सकते हो। द नेम ऑफ द वर्कर हुज बीन साइंड एंड हुज सर्विस हैव बीन डिस्पेंस्ड विद मे हैव इंक्लूडेड इन द वेस्ट शीट। वजह कई बार लेबर लोगों का साइन ये लोग झूठा मार देते हैं, तो आप उसको कई बार क्रॉस चेक कर सकते हो कुछ लोगों का साइन करवा के। वेजेस ओवर स्टेटेड तो नहीं है ना, दे रहे हो 200 रुपया, साइन करा रहे हो 300 रुपया के वाउचर पे, तो लेबर लोग से क्रॉस चेक कर सकते हो इसको। आवर ऑफ वर्क और डे ऑफ वर्क पुट इन में द वर्कर आर ओवर स्टेटेड। हम जानबूझ के दिखा रहे हैं मेरा लेबर 25 घंटा काम किया हफ्ता में, काम 20 घंटा किया, हम दिखा रहे हैं 25 घंटा, तो ये भी ओवर स्टेटेड होता है। हालांकि ये सब चेक होना मुश्किल होता है, बट आपको ट्राई करना चाहिए, आप क्रॉस चेक कर पाओ। तो ये सब चीजें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए कि ऑडिट स्टाफ का डिटेल ठीक से, सैलरी वैलरी का, स्टाफ का सिग्नेचर, ज्यादा पेमेंट, ज्यादा झूठा स्टाफ दिखाना, ये सब पकड़ने का कोशिश करना चाहिए। और भी कुछ पॉइंट दिया है, वेजेस फॉर द करंट मंथ शुड बी कंपेयर्ड विद द वेजेस फॉर प्रीवियस मंथ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला। आप कंपेयर करके देखो, अलग अलग मंथ में अगर किसी वर्कर का अलग सैलरी दिख रहा है, मतलब कंपनी घपला कर रहा है। टोटल वेज शीट शुड बी चेक विद द कैश बुक, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। वेज शीट के हिसाब से कितना वेजेस बन रहे हैं और कैश बुक या पासबुक के हिसाब से कितना पेमेंट हुआ है, इसको क्रॉस चेक कर लो। एम्प्लॉय का पीएफ ईएसआई ठीक से कटा है कि नहीं, वो चेक कर लो। अगर कोई वेजेस अनपेड रह गया, मान लो आप बैंक से 2 लाख रुपए उठा के लाए वेजेस देने के लिए, आप बैंक से 2 लाख रुपए उठा के लाए वेजेस देने के लिए, और लेकिन जब आप देख रहे हो कि वेजेस हुआ केवल 1,80,000 दे पाए, बाकी 20,000 अनपेड रह गया, तो वो वापस बैंक में जमा हुआ कि नहीं, आप उस दिन का अकाउंट टैली करवाओ कि कितना रुपया उठाए, कितना वेजेस पेमेंट हुआ, बाकी बैलेंस का क्या हुआ, तो ये सब भी चेक करना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ द वर्कर, अलग अलग पीरियड में कहीं अलग अलग साइन तो नहीं ना, कई बार ये बदमाशी पकड़ा आता है, ये बदमाशी पकड़ में आती है बहुत बार। द सिग्नेचर ऑफ द वर्कर 2 और 3 पीरियड शुड बी कंपेयर्ड, आप 2-3 पीरियड का उनका सिग्नेचर कंपेयर करो, अगर दिखे अरे कोई एक मंथ में अलग कोई एक मंथ में अलग, मतलब कंपनी बदमाशी कर रहा है, डमी वर्कर के साइन करवा रहे हैं, तो ये सब पकड़ा जा सकता है। इट शुड एंश्योर दैट ऑफिसर हैव साइंड द वेज शीट, हाँ वेज शीट को कोई एक प्रॉपर ऑफिसर ऑथराइज्ड आदमी साइन करेगा, वो अनऑथराइज नहीं होना चाहिए। अगर ऑथराइज्ड आदमी साइन कर रहा है तो इसको भी क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो वाउचिंग जब करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देखेंगे, वेजेस का रिकॉर्ड देखो, जॉब कार्ड देखो, एक सेज सीट होता है, वही वेज सीट का ही एक भाई होता है सेज सीट, तो वो चेक करते हैं। सैलरी बुक देखते हैं अगर सैलरी दे रहे हैं तो, अपॉइंटमेंट लेटर देख लेते हैं, मिनट्स चेक कर लेते हैं, अगर चेक से पेमेंट हुआ तो चेक का काउंटर फाइल चेक कर लेते हैं। तो ये सब चीज हम लोग चेक करते हैं जब हम सैलरी वेजेस को देखते हैं। अगला आइटम आया ट्रेवलिंग एक्सपेंस, डॉक्यूमेंट्स टू बी चेक्ड। ट्रेवलिंग का रूल्स आपके यहाँ पे क्या है, अप्रूव था कि नहीं, जिस टूर पे आपका स्टाफ गया है वो टूर अप्रूव था कि नहीं, टूर का रिपोर्ट, वो पूरा रिपोर्ट देना पड़ता है। जो मतलब आउट ऑफ स्टेशन का टूर करके आते हैं ना मेरे कोई भी स्टाफ, तो वो लोग हमको एक रिपोर्ट देते हैं, तो वो टूर रिपोर्ट चेक करना। बोर्ड मीटिंग और मिनट्स में फाइनलाइज हुआ था कि नहीं ये टूर के बारे में, वो देख लो। आरबीआई परमिशन लेटर, कई बार इंडिया के बाहर आपका स्टाफ जाता है काम से, तो आरबीआई का एक परमिशन लेना पड़ता है, तो वो अब देख लो लेटर है कि नहीं। एयर रेलवे का टिकट्स वगैरह से क्रॉस चेक कर सकते हो, हालांकि टिकट का कॉपी कोई जनरली रखता नहीं, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक के लिए मांग सकते हो आप। आजकल तो ऑनलाइन हो गया तो अवेलेबल भी हो जाता है, तो आप मांग सकते हो, वो चेक कर लो। तो ये सब डॉक्यूमेंट देखना चाहिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। बात बाकी आप क्या चेक करोगे इसमें, बिफोर कंडक्टिंग द वाउचिंग वर्क ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑडिटर शुड नो द रूल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऊपर ही हम बोला आप रूल्स का कॉपी लेके मांगोगे कि कैसे आप लोगों के यहाँ पे टूर ट्रैवल का डिसीजन होता है। ऑडिटर शुड एंश्योर हिमसेल्फ फर्स्ट वेदर द ट्रैवलिंग एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड ओनली फॉर दोस टूर प्रोग्राम व्हिच हैज बीन अप्रूव्ड। जो टूर प्रोग्राम अप्रूव्ड हुआ है उसी के लिए खर्चा हुआ है कि नहीं। द ऑडिटर देन शुड थॉरोली चेक द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिल, वो जहाँ जहाँ होटल में रुका तो होटल का बिल, ट्रेन से गया तो ट्रेन की टिकट का बिल, बस वहाँ पे लिया था बस का बिल, वहाँ पे गाड़ी भाड़े पे लिया था तो गाड़ी का बिल। जनरली आप बोलोगे सर ये सब का कोई बिल मिलता है क्या, हाँ बिल्कुल। जो लोग ऑफिशियल टूर पे जाते हैं वो बोल देते हैं भैया एक बिल बना दीजिएगा, क्योंकि ऑफिस में जमा देने, वो लोग बिल बना के देता है, तो आप वो सब का बिल लेके जमा दोगे तभी आपको कैश पेमेंट होना चाहिए। अगर आपको विदाउट बिल आपके स्टाफ को आप लोग पैसा दे दिए, वो घूम के आया काम से और आके बोला इतना पैसे बना आप दे दिए विदाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ऑडिटर आपसे पूछेगा आप कैसे पेमेंट किए स्टाफ को, कैसे मान लिया कि स्टाफ बोल रहा है कि 2,000 रुपये खर्चा हुआ,
और आप मान लिए, कैसे माने, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगना चाहिए. द ऑडिटर शुड थॉरोली चेक द ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉय अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग वाउचर. वही वाउचर के साथ उसको क्रॉस चेक करो बिल्स को. ऑडिटर शुड ऑल्सो कंफर्म हिमसेल्फ दैट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस डन ऑफ टू रिपोर्ट. हाँ, वहां पे वो क्या क्या काम खत्म करके आया बिजनेस ओरिएंटेड, उसका भी एक रिपोर्ट जमा होता है, तो वो रिपोर्ट क्रॉस चेक कर लो. अगर फॉरेन ट्रिप पे गए हो तो हम तो अभी बोला था आरबीआई का एक होता है लेटर, वो चेक कर लो. तो हम ऊपर डॉक्यूमेंट जो लिखा उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको लिख दिया कि ऑडिटर का काम क्या है. लास्ट 3 बात और है, फटाफट खत्म करते हैं इसको, फिर हम वाउचिंग पे आज रोक देगा. नेक्स्ट क्लास में अपने वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन करेंगे. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में आप क्या देखते हो कि आप एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस किया वो प्रॉपर्ली कैपिटलाइज हुआ है कि नहीं. अगर वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एग्जामिनिंग सपोर्ट द डॉक्यूमेंट टू एंश्योर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लाइंट बिजनेस. आप अपने बिजनेस रिलेटेड ही एडवर्टीजमेंट किया कि कोई और चीज का. रिव्यू एंड एग्जामिनेशन द कंप्लीट लिस्ट ऑफ मीडिया, आप कहाँ कहाँ ऐड किए, कौन कौन सा लोकेशन में. इसीलिए बड़ा बड़ा कंपनी का जो होर्डिंग लगता है ना, वो लोग एक लिस्ट बना के रखता है कि मेरा कहाँ कहाँ होर्डिंग लगा हुआ है. और जिस वेंडर को ये काम देता है, जैसे मेरा भाई एडवर्टीजमेंट बिजनेस में, तो हमको पता है कंपनी उसको बोलता है आप मेरा एडवर्टीजमेंट बोर्ड कहाँ कहाँ लगाए, उसका एक फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजिए. उस पीडीएफ को कंपनी अपने पास रखता है आजकल, या प्रिंट आउट करके रखता है कि कहाँ कहाँ उनका होर्डिंग लगा हुआ है, ताकि वो लोग भी श्योर रहे कि मेरा वेंडर मेरे से पैसा लिया, मेरा उतने बोर्ड लगाया कि नहीं लगाया. और ऑडिटर को भी आप बाद में एज अ रिपोर्ट दे सको कि आपका ऑडिट, ये देखो मेरा ये रहा एडवर्टीजमेंट का डिटेल. तो आप एडवर्टीजमेंट में वो सपोर्टिंग एविडेंस मांग सकते हो कि आपका कहाँ कहाँ कौन कौन ऐड लगवाया है. तो देखो किस डेट को लगा, किस लोकेशन में, किस टाइमिंग पे, ये सब डिटेल आप मांग सकते हो एज ऑडिटर. एग्जामिनिंग द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट पेड. आप कॉन्ट्रैक्ट देखो कि एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कितना में हुआ था, और फिर पेमेंट को क्रॉस चेक करो उतना ही पेड हुआ है कि कहीं ज़्यादा पे करके कोई सेटिंग खेल रहे लोग या कम पे किया है. रिव्यू द कॉन्ट्रैक्ट विद द डिफरेंस एजेंसीज. हाँ, ये चेक करो आप कैसे हमको ही अपना ऑडिटिंग का एडवर्टीजमेंट का काम दिए, आप क्यों नहीं किसी और को दिया अपना एडवर्टीजमेंट का काम. ऑब्वियस बात है आपको मेरा कॉन्ट्रैक्ट सस्ता लगा होगा, तो आप वेरीफाई कैसे किए थे. आप क्या 2-3 लोगों से कोटेशन मंगवाए थे, तो आप 2-3 लोगों का कोटेशन दिखाओ हमको कि आप क्या मंगवाए थे और आप सही जगह ऑर्डर दिए कि नहीं. वरना तो आप कंपनी को चूना लगा रहे हो, जानबूझ के ज़्यादा वाला को ऑर्डर दे दिए. तो ये सब हम लोग चेक करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्या, एडवर्टीजमेंट का कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाकी है क्या, उसको ठीक से अकाउंट्स में एंट्री किया है कि नहीं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में. तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं. अब आता है कैश पेमेंट और कैश पेड टू क्रेडिटर. ये हो गया मेरा पहला, मेरा इनकम साइड था. इनकम साइड में हम लोग क्या क्या देखे थे, इंटरेस्ट इनकम वगैरह देखे थे. एक्सपेंडिचर साइड में पहला आइटम देखे वेजेस, दूसरा आइटम देखे ट्रेवलिंग, तीसरा आइटम देखे एडवर्टीजमेंट. अब अगर हम किसी को कैश पेमेंट करते हैं, मतलब कैश में परचेज करते हैं मेनली, तो हम वही जैसे परचेज में सेल में देखते थे वैसे ही इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं कंपनी का, कौन कौन से बिजनेस से वो परचेजिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे उसका पेमेंट हुआ, वाउचर ठीक से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो परचेजेस, ये डिफरेंशिएट ठीक से एंट्री हुआ कि नहीं. ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ऑल कैश पेमेंट आर विद इन द पीरियड अंडर ऑडिट. आपका करंट पीरियड का एंट्री सिर्फ करंट पीरियड में हुआ हो, कोई और पीरियड का एक्सपेंडिचर आप यहाँ नहीं दिखा रहे हो. व्हेन कैश पेमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 5, व्हेन कैश पेमेंट आर मेड इन एक्सेस ऑफ 10,000 ऑडिटर शुड इंक्वायर द सर्कमस्टांसेस फॉर मेकिंग सच पेमेंट. क्योंकि इनकम टैक्स में नियम है कि 10,000 से ऊपर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते, वरना वो अलाउड नहीं होगा एज एक्सपेंडिचर. टैक्स में चेक, डीडी, ऑनलाइन, ये सब मोड होना चाहिए, मतलब ऑनलाइन मोड आ जाना, आपका बैंकिंग मोड आ जाना चाहिए. तो आप कंपनी से पूछो 10,000 से ऊपर का कोई भी पेमेंट कैश में हुआ है, क्यों हुआ, उसका रीजन जानने का कोशिश करो. He should also compare the rough cash book with cash book of entity fictitious payment. कैश बुक्स को चेक करो, क्या क्या डॉक्यूमेंट देखोगे, वही क्रेडिटर को कितना रिसिप्ट हुआ पैसा वो चेक करो, इनवॉइस यानी बिल चेक करो, क्रेडिटर से स्टेटमेंट मंगवा के देख लो, बैंक का स्टेटमेंट मंगवा के देख लो. इन सब डॉक्यूमेंट को देख के आप कैश पेमेंट को चेक कर सकते हो. लास्ट पॉइंट है कैश पेड टू क्रेडिटर. When vouching cash payment to creditor, the auditor should examine the system of internal control. He should check the entries in the cash book with the receipt issued by the creditor. अब कैश बुक का क्रेडिटर अगर पैसा लिया होगा तो पक्का आपको एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया होगा कि उसको पैसा मिल गया. तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसको आप अपने कैश बुक या पासबुक से वेरीफाई करो कि उतना ही पेमेंट आप भी किए हो कि नहीं किए हो. ही शुड कंपेयर द लेजर बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर. क्रेडिटर का लेजर बैलेंस चेक करो, कितना ड्यू था, कितना पेमेंट हुआ, बैलेंस ठीक है तो
तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा है, वेरीफाई एंट्री इन द कैश बुक विथ रेस्पेक्ट ऑफ डेट, नेम ऑफ द क्रेडिटर, सप्लायर एंड अमाउंट पेड, वेरीफाई एंट्री इन क्रेडिटर और सप्लायर अकाउंट विथ रेफरेंस टू द डेट एंड अमाउंट। तो सप्लायर का अकाउंट चेक करो कि डेट और अमाउंट ठीक है तो, और कैश बुक से क्रॉस वेरीफाई करो कि उसी दिन वहाँ भी पेमेंट दिखा रहे तो। ये सब होते हैं कुछ क्रॉस चेक करने के सिस्टम। हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं आज।